दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। पिक्चर में आप देख रहे हैं प्लेटू की ये पिक्चरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं। प्लेटू जिसको हम हिंदी में पठार कहते हैं। आज हम भूगोल में मैप के अंतर्गत पठार के बारे में ही कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे और फिर आगे चलते हुए हम मैप में इसका बहुत डीपली से अध्ययन करने वाले हैं। तो प्लेटू आप अच्छी तरह से जानते हैं, भूमि का वो हिस्सा जो कि पर्वत से कम ऊंचा रहे। पर्वत से कम ऊंचा रहेगा। पर्वत में आप देखते हैं तीव्र ढाल रहती हैं, लेकिन इसका जो टॉप वाला हिस्सा रहता है, शीर्ष रहता है, वो फ्लैट रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में, आप देख सकते हैं ये पूरा एक मेज की तरह फ्लैट है और एक तरफ से ये जो हिस्सा है ढाल वाला है, तेज है ये हिस्सा। तो ये कुछ पठार की विशेषताएं होते हैं, इनको हम देखने वाले हैं। तो सामान्य रूप से प्लेटू उस भू आकृति को कहेंगे जो आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा सा ऊपर रहता है, थोड़ी सी जिसकी हाइट हो, और इसका जो शीर्ष रहता है सपाट मेज, सपाट टेबल की भांति हो सकता है या फिर ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है। कम से कम इसका एक कगार तीव्र होता है जो अन्य क्षेत्रों से इसको अलग करता है। जैसे कि पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, इसका एक जो कगार है तेज है। ये कगार बाकी निचले हिस्से से इस पठार को अलग कर रहा है, तो ये इसकी खास बात होती है। ये आसपास के मैदान से तो ऊंचा रहेगा, लेकिन पर्वत यदि इसके आसपास हैं तो उससे इसकी हाइट कैसी रहेगी, कम रहेगी। एक बात और ये है कि पठार की कोई स्पष्ट हाइट नहीं होती है कि इतनी हाइट रहेगी तो हम इसको पठार बोल देंगे। इसकी जो हाइट है 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक ऊंचे ये हो सकते हैं। पठारों के संबंध में फ्रिंच और त्रिवार्था ने आसपास के क्षेत्रों से यदि 500 फीट की ऊंचाई मतलब 154 मीटर ऊंचे उठे भाग को पठार माना था। नॉर्मली आज हम देखते हैं यदि तो समुद्र तल से 300 से लेकर के 1000 मीटर के मध्य इनकी हाइट रहती है, किंतु ये 4 से 5000 मीटर तक भी हो सकते हैं। जैसे कि तिब्बत का पठार 5000 मीटर है, कोलोराडो का पठार 2500 मीटर, भारत के झारखंड में पाट प्रदेश 900 मीटर इसकी हाइट है। एक फैक्ट जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं वो फैक्ट कौन सा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, जो कि पड़ता है एशिया महाद्वीप में। इस प्रकार से यदि हम देखें तो पठार की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। आसपास के पर्वतों से ये नीचे रहेगा और मैदानों से इसकी हाइट ज़्यादा रहेगी। इसका जो शीर्ष होता है या तो सपाट भी हो सकता है, समतल हो सकता है, या फिर ऊबड़ खाबड़ और विस्तृत होता है। ये खुले हुए टेबल की भांति एक छोर पर पर्वतों से घिरा रहता है और दूसरी छोर में मैदानों या फिर समुद्र तटीय क्षेत्र या चारों ओर से पर्वतों से भी घिरा हुआ हो सकता है। इसकी जो हाइट है 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक की हो सकती है। इसकी कोई स्पष्ट ऊंचाई नहीं होती है। तो पठारों का निर्माण कैसे होता है, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि जो धरातल है उसका अवसंलग्न मतलब डाउन रैपिंग, धरातल का उत्संलग्न अप रैपिंग, लावा का प्रवाह भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे 4-5-6 प्रकार कारक हैं, इनको हम देख लेते हैं। धरातल का कुछ हिस्सा यदि नीचे धंस जाएगा, बाकी का आसपास का हिस्सा ऊपर उठ जाए, इसको भी हम जो है पठार कह सकते हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है। जब धरातल का हिस्सा आंतरिक बलों के कारण आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठ जाता है तो भी वो पठार का रूप ले सकता है। फिर होता है लावा का प्रवाह। जैसे यदि कोई समतल क्षेत्र में दरारी ज्वालामुखी निकल गई है और इसके कारण लावा का फैल जाए, पूरा टेबल के जैसा हाइट बना ले, और ये आसपास के क्षेत्रों से यदि ऊपर उठ जाता है तो यहाँ पर भी पठार का निर्माण होता है। ये लावा कुछ समय अंतराल में रुक रुक कर होता है, तो इससे संरचनात्मक सोपान जैसे पठार का निर्माण होता है, जिनको हम ट्रैप कहते हैं। जैसे भारत का जो दक्कन का ट्रैप है, जैसे कि कुछ टाइम तक हुआ, फिर बंद हो गया लावा, फिर निकला, फिर बंद हो गया। तो धीरे धीरे करके क्या है, लेवल बाय लेवल आपको प्लेट दर प्लेट जो है पठार आसानी से दिख जाएगा। इसके अलावा पर्वतों का जब निर्माण होता है तो उसके साथ साथ आसपास का क्षेत्र भी थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन इनका शीर्ष नुकीला ना होकर सपाट रह जाएगा।
इस तरह के पठार को हम पर्वतपदी पठार कहते हैं, जैसे अमेरिका का अल्पेशियन पर्वत के पूर्व में पीडमंड का पठार। इसके अलावा दो रीजन यहाँ पर भी बताए जाते हैं, जैसे कि कोई फ्लैट वाला एरिया है, उसका ये वाला छोर और वो वाला छोर दोनों पर ही यदि वलन पड़ गया है, ठीक है, भूसन्नति के दोनों हिस्सों पर यदि वलन पड़ गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर क्या बन गए, पर्वत बन गए। लेकिन यदि बीच के भाग में वलन का निर्माण नहीं हुआ है और ये मध्य क्षेत्र भी दोनों छोरों के पर्वतों के साथ साथ ऊपर उठ जाएगा, तो यहाँ पर बनता अंतर पर्वतीय पठार। मतलब दो ठो पर्वत हैं और बीच में पठार का निर्माण हो जाता, जैसे कि तिब्बत का पठार। इसके अलावा पुराने पुराने जो पर्वत होते हैं उनका जो टॉप है घिसता है, उसमें डिनुडेशन होता है, अनाच्छादन होता है, इसके चलते चलते भी पठार का निर्माण होता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं द हिंदू से। द हिंदू की जो पहली खबर है वो हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई की जो नियुक्ति होती है, देखा जाए तो वो पूरा पूरा डिपेंड करता है सीजीआई के ऊपर ही। जैसे कि यदि आप सीजीआई बने हैं, आपका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, तो आप अपने कार्यकाल ख़त्म होने से पहले केंद्र सरकार को बताते हैं कि आप किसको जो है सीजीआई अगला बनाने वाले हैं। इसके लिए आप रहेंगे, आपके साथ में 4 सीनियर जजेस रहेंगे, सब मिलकर के नाम सजेस्ट करेंगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर क्या है, कई बार सरकार सवाल उठाते रहती है, कई बार लोग सवाल खड़े करते रहते हैं कि ये जो सिस्टम है इसके अंतर्गत अपनी जान पहचान के लोगों को, अपने भाइयों को, भाई भतीजावाद भी यहाँ पर चलते रहता है, ऐसा सरकार के द्वारा या फिर अन्य लोगों द्वारा आरोप लगाया जाता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्तियां औपचारिक तौर पर भारत के राष्ट्रपति कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश के आधार पर करते हैं। कॉलेजियम में कौन कौन बैठता है, सीजीआई रहेगा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर न्यायाधीश रहते हैं। इन लोगों द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव को कानून और न्याय मंत्रालय के पास सबसे भेजा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने प्रस्ताव को कानून और न्याय मंत्रालय के पास भेजते हैं, जिसे प्रधानमंत्री बाद में भारत के राष्ट्रपति को भेजते हैं। सबसे पहले मंत्रालय गया, फिर मंत्रालय में प्रधानमंत्री ने क्या काम कर दिया, इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इसीलिए कॉलेजियम प्रणाली को अक्सर न्यायाधीशों के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के रूप में आलोचना करी जाती है। इसके अलावा न्यायाधीश का स्थानांतरण करते हैं। चली आ रही इस प्रथा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, अपनी रिटायरमेंट के पहले अपने उत्तराधिकारी का नाम भेजते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 के अंतर्गत अधिकतम जज की संख्या 10 निर्धारित की गई थी, वहीं कुछ सालों में देख रहे हैं हम लंबित मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाई गई है अभी हाल ही में। मौजूदा दौर में यदि हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को मिला करके 34 जज हो गए हैं। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा, ऐसा अभी हाल ही में न्यूज़ चल रही है। कोई पिटिशनर है, याचिकाकर्ता हैं, उनका कहना है कि कैसे भी करके जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको आप रिवाइवल कर दो, उसको जिंदा कर दो। दैट गेव गवर्नमेंट ए से इन अपॉइंटमेंट ऑफ जज। इसमें फिर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, उसका हाथ होने वाला है। फिर ये भी हो सकता है कि नियुक्तियां जो है सरकार के हिसाब से हो। काल कॉलेजियम मोड ए साइनोनोम फॉर नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, ये आरोप उसके ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री हम देख सकते हैं, हिस्ट्री में बताया जा रहा है कि 1993 में क्या हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम इफेक्ट में आया था, इनटू एक्सरसाइज में आया, और यहाँ पर जजमेंट दिया गया था 9 जजों की बेंच के द्वारा। फिर 2014 में सरकार को लगा नहीं इसको हमको ख़त्म करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ पार्लियामेंट में संशोधन किया था, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और इन्होंने लेकर के आए थे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। किसकी जगह में, कॉलेजियम सिस्टम की जगह में ये सरकार, केंद्र सरकार लेके आई थी।
फिर अक्टूबर 16 2015 में सुनवाई हुई थी। यहाँ पर 5 जजों की बेंच ने डिक्लेयर कर दिया था, ये जो 99 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, इस कानून को एंड एनजीएस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था और कॉलेजियम सिस्टम को जिंदा रखा था। इसके बाद वाली अगली हम जानकारी देखेंगे मुल्ला पेरियार डैम से संबंधित। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पश्चिम की तरफ बहती है एक पेरियार नदी। इसको पूर्वी घाट के पूरब की तरफ में जो शुष्क वाला रीजन है, जहाँ पर बारिश कम होती है, उस तरफ मोड़ने के लिए एक बांध बनाने का विचार आया था इतिहास में। ये काम किया गया था एक लोकल प्रशासक मुथिरुलप्पा पिल्लई ने। 1789 में इसकी परिकल्पना की गई। वे मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रामनद एस्टेट के नाबालिग जमींदार मुथुरा रामलिंग सेतुपति के एक शक्तिशाली मंत्री रहा करते थे। बांध क्यों बनाया गया? क्योंकि पेरियार नदी का जो एक्स्ट्रा पानी है बेकार ढंग से अरब सागर में जा रहा था। उसी समय मद्रास प्रेसिडेंसी के तत्काल मदुरा क्षेत्र में केवल मानसून पर निर्भर जिलों को भीषण सूखे का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कैप्टन जेएल कार्डवेड, जो मद्रास सेना के मद्रास इंजीनियर का हिस्सा हुआ करते थे, उन्होंने 1808 में इस बांध को बनाने के लिए जगह खोजा कि कहाँ हम बनाएंगे। ये था इडुक्की जिले के थिक्काडी शहर में पश्चिमी घाट के इलायची पहाड़ियों पर। हाइट रहेगी इसकी 2890 फीट। जबकि पानी को मोड़ने के लिए एक बांध का विचार अच्छा है, पर यह आसान काम नहीं था। सबसे पहले ये एक बहुत ही महंगा पड़ेगा अपन को। इसके अलावा घने जंगल हैं, घने जंगल के बीच में जाकर के आपको बांध बनाना है, कई साल इसमें लगने वाले हैं। दूसरी बात, बांध को अंग्रेज़ों द्वारा त्रावणकोर क्षेत्र में बनाया जाना था, जो एक रियासत थी और वो ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा से बाहर पड़ती थी। तो फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में पेरियार पर बांध बनाने का पहला जो औपचारिक प्रयास था 1850 में किया गया। लेकिन फिर बाद में क्या है ना, काम का कुछ प्रॉब्लम आया, मजदूरों द्वारा ज़्यादा मजदूरी की मांग की गई थी। इसका इरादा फिर छोड़ दिया गया था, लेकिन योजना भी विचाराधीन ही चल रही थी। इसके बाद 1877 का मद्रास अकाल आया। उस टाइम में वायरस थे लॉर्ड रॉबर्ट वुल्वर लिटन। इसी के कार्यकाल में 4 से लेकर के 5 मिलियन लोगों ने भूख से झटपटाकर दम तोड़ा था। इसके बाद पानी के अधिक स्रोतों की ज़रूरत पड़ी। इस कारण से भी क्या है, बांध बनाने में देरी हुई थी। इसके बाद बताया जाता है कि ये जो पेरियार बांध था, इसके निर्माण को 1882 में मंजूरी मिल गई थी। मेजर जॉन पेनिक्विक एक संशोधित परियोजना तैयार करने के लिए प्रभारी बनाए गए थे, जिसे लास्ट में 1884 में अनुमोदन मिल गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार को त्रावणकोर स्टेट से कोई 24 साल तक बातचीत करनी पड़ी थी, तब जाकर के 29 अक्टूबर 1886 को 999 वर्षों के लिए पट्टे पर ज़मीन लेने के लिए त्रावणकोर के महाराजा विशाखम थिरुनल राम वर्मा और ब्रिटिश भारत के राज सचिव के बीच में दस्तावेज पर सिग्नेचर हुए थे। तो ये जो समझौता हुआ था, एरिया था 100 एकड़ का। 100 एकड़ के दायरे में आने वाला जितना भी पानी है और 8000 एकड़ में जो फैला जलाशय है, पूरे जल पर ब्रिटिश सरकार का पूरा अधिकार हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार इसके बदले में प्रति एकड़ 5 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपया टैक्स देती थी। बांध का निर्माण 1887 में चालू हो गया था। ये बांध चट्टान, चूना पत्थर, जले हुए ईंट के पाउडर से बनाया गया था। न्यूज़ की हम बात कर लेते हैं। तो जो मुल्ला पेरियार डैम बनाया गया है ऊपरी राज्य में, ऊपर की तरफ बना है, लेकिन इसको कंट्रोल कोई दूसरा स्टेट करता है। जैसे कि हम समझ गए थे, पहले ही बताएं कि अंग्रेज़ लोग इसका कंट्रोल करते थे उस टाइम में। ठीक इस प्रकार से आज भी ऐसा ही हो रहा है। बना है ये ऊपर तरफ, लेकिन कंट्रोल कर रहा है नीचे वाला राज्य। तो यहाँ पर एक लिमिट निर्धारित कर दी गई है 142 फीट की। मैक्सिमम 142 फीट का लेवल होने पर क्या करना पड़ेगा आपको? पानी को छोड़ना पड़ेगा।
नहीं छोड़ोगे तो ओवरफ्लो होना चालू हो जाएगा ये। तो जो मुल्ला पेरियार रिजर्वायर है, बताया जा रहा है 138 फीट की हाइट को टच कर लिया था इस। तो फिर क्या हुआ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर हैं, इन्होंने सेकंड फ्लड की वार्निंग दी थी किसको, केरला को, थर्सडे के दिन। ये काम किया गया था पीडब्ल्यूडी इंजीनियर तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, तो इनके जो इंजीनियर्स हैं, इन्होंने कहा था कि जो अक्टूबर के एंड तक द लेवल इन द रिजर्वायर वाज अराउंड 134 फीट। फिर इसके बाद क्या हुआ, पानी गिरने लगा। पानी जब गिरा इस रीजन में, तो जो स्टोरेज लेवल था वो अपवार्ड की तरफ होने लगा, बढ़ने लगा 9 नवंबर तक का यदि हम देखें तो। और ये जो पानी का लेवल है 136 फीट हो गया था। कब, जब पानी एकदम तेज़ी से गिरा, फ्लड वगैरह आना चालू हो गए थे, तब की ये बात है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित है, जिसको हम चुनावी बॉन्ड कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का वचन पत्र होता है। वचन पत्र का मतलब ये होता है, आप जाएंगे, ठीक है, आप खरीदेंगे बॉन्ड, और किसके नाम पर आपको जमा करना है, जिसके भी नाम पर आप उस चुनावी बॉन्ड को जमा कर रहे हैं, उसके खाते में वो पैसा चले जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो पार्टियां होती हैं, चुनाव लड़ रही हैं, उनको अपने चुनाव के खर्चा को चलाने के लिए थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। तो चुनावी बॉन्ड एक प्रकार का वचन पत्र होता है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक की जो चुनिंदा शाखा हैं, वहाँ से कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। ये बॉन्ड नागरिक या फिर कारपोरेट अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को फिर वो दान कर देते हैं। बॉन्ड बैंक नोटों के समान ही हैं, जो मांग पर वाहक को देय होते हैं और ब्याज से मुक्त रहते हैं, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। एक व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्डों को डिजिटल रूप से या फिर चेक के माध्यम से फिर खरीद लेते हैं। यदि हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल बिल 2017 के साथ में लाया गया था। 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को सूचित कर दिया था। तो बॉन्ड को आप कब खरीद सकते हैं? देखिए, देखा जाए हमारे यहाँ पर चुनावी बॉन्ड हर तिमाही की शुरुआत में 10 दिन के लिए खरीदी के लिए अवेलेबल रहते हैं। हर तिमाही मतलब 3 महीना। सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के इन महीनों के 10 दिन फिक्स किए गए। लोकसभा चुनाव के वर्ष में सरकार द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि तय की जाती है। फिर यही सी बताया जाता है कि आखिर चुनावी बॉन्ड को हमारे यहाँ पर प्रस्तुत क्यों किया गया। तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जो केंद्र सरकार आई थी, किसी पार्टी को किए गए सभी दान को जनता के सामने दान देने वाले के विवरण को उजागर किए बिना बैलेंस शीट में शामिल किया जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे। मतलब कि यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि कौन किसको दान कर रहा है, ये सब पता नहीं चलता। इसका मतलब ये भी हो गया कि हो सकता है कोई काले धन का यूज़ कर ले। एक बात और ये है कि यदि मैं बीजेपी को पैसा दे रहा हूँ, अच्छा खासा मोटी रकम दे रहा हूँ बीजेपी को, तो बीजेपी को तो पता चल गया है, लेकिन दूसरे लोगों को पता नहीं चला। अब बीजेपी का जो डिसीजन रहेगा वो मेरे हिसाब से रहेगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसा दिया हूँ। ऐसे आरोप यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो चुनावी बॉन्ड स्कीम है, इसमें ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई जा रही हैं। तो बताया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसकी कीमत है 10,246 करोड़ इतने रुपया की बेचे जा चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसकी कीमत है 10,246 करोड़ हैव बीन सोल्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंस द इंस्ट्रूमेंट वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2018 में इसकी लॉन्चिंग की गई थी। तब से लेकर के आज तक आप देखो कि 10,246 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है।
इलेक्टोरल बॉन्ड हैव बीन पिच्ड एज एन अल्टरनेटिव टू कैश डोनेशन। कैश की जगह आप क्या करिए, ये कागज़ लेके जाओ, कैश की जगह कागज़ से सब निकला। मेड टू पॉलिटिकल पार्टीज एज पार्ट ऑफ इफोर्ट टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द पॉलिटिकल फंडिंग। क्यों लेके आए थे, ताकि जो पॉलिटिकल फंडिंग दी जा रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके। आरटीआई का एक एप्लीकेशन लगाया गया था, तो एसबीआई ने कहा है जो मेजॉरिटी ऑफ दिस बॉन्ड है वो कितने करोड़ की रही थी, 1 करोड़, जबकि लेस देन 10% ऑफ सब्सक्रिप्शन वर लोअर डोनेशंस डिनोमिनेशंस।